हेलो गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। हमारा टॉपिक है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और एक कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में काम आती है। ये हमारे काम आती है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये आईबीएम के द्वारा डेवलप की गई है। ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे कि हम क्वेरी कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। मतलब कि हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस से, और कुछ सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स उस पर एनफोर्स कर सकते हैं। अब एसक्यूएल क्या क्या कर सकती है? हमने बोला ये अभी। क्रिएट करती है स्कीमास को, ऑल्टर करती है, ऐड करती है डेटा को डेटाबेस में, रिमूव करती है डेटा को, चेंज करती है। हम उसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं डेटा। हम अपने कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स कर सकते हैं। हम अपने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी एनफोर्स कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। अब ये हमारी जो एसक्यूएल है उसके 5 मेन कमांड्स होते हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये डील करती है हमेशा टेबल्स के साथ, कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन होता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम हमेशा टपल्स में कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी रोज में। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमें, अब हमारी कुछ एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जो 5 कैटेगरीज में होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें जितनी भी हमारी कमांड्स होती है वो टेबल्स से डील करती हैं। मतलब हम अपनी डेटाबेस की टेबल्स में चेंज कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम रोज पर या फिर जो भी डेटा होता है टेबल्स पे उन पर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपने। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन पर्पस के लिए काम आता है, और इसकी कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि ग्रांट और रिवोक। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमारी कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि कमिट, रोल बैक, और ये हमारे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने में काम आती हैं। अब इन सभी कमांड्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। तो हमने कहा ही था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, वो डिफाइन करती है डेटाबेस स्कीमा को। और स्कीमा क्या होता है? जैसे कि हम लिखते हैं स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स है, नेम है, एज है, आईडी है। तो ये हमारा एक स्कीमा है। और डीडीएल क्या करता है? वो डेटाबेस टेबल्स को क्रिएट करता है या फिर डिलीट करता है, उनको ऑल्टर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। हम यहाँ पे कीज भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं लिंक्स बिटवीन टेबल्स, अपनी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स बिटवीन टेबल्स। अब ये जो हमारी डीडीएल की कमांड्स होती हैं वो कोई जनरल यूजर नहीं यूज कर सकता जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है वाया इन एप्लीकेशन। ये सारी कमांड्स तो डेटाबेस इंजीनियर यूज करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। हमारे डेटाबेस में टेबल्स, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स और जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी डेटाबेस इंजीनियर डिसाइड करते हैं और हमारा डिजाइन करते हैं डेटाबेस। अब देखते हैं डीडीएल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हमारे 4 मेन डीडीएल स्टेटमेंट्स होते हैं: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएट के बारे में। तो क्रिएट से हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं: क्रिएट डेटाबेस,
और फिर हम डेटाबेस का नेम लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, हमें जो भी डेटाबेस का नेम रखना है अपने। और हम कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, और क्या की है, वो यूनिक की है या नहीं, नल कंस्ट्रेंट्स, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं और इनको हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं एसक्यूएल में। हमने कहा कि हम कॉलम का डेटा टाइप डिसाइड करते हैं, तो हमारा डेटा टाइप होता है एक है चार, जिसमें हम फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को रख सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा वारचार, जिसमें हम वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को रख सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी समझेंगे। तीसरा है इंटीजर, चौथा है न्यूमेरिक पी और डी। अभी हमने पी और डी क्यों लिखा है, ये है फिक्स्ड पॉइंट नंबर और इसमें यूजर स्पेसिफाई करता है पी और डी को। तो जैसे यूजर ने लिखा न्यूमेरिक 31, तो ये जो वैल्यू है 44.5, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन ये वाली वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो मतलब 3 और 1 लिखा है कॉमा करके, तो 3 वैल्यूज ही होनी चाहिए। और जो 1 है ये 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए हमारा। चौथा है फ्लोट, जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हैं। और ये एन्यूमरेटेड है इनम, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमें कुछ काफी सारी वैल्यूज स्टोर करनी हो, सैड, ओके, हैप्पी, और ये हमारा एक नया डेटा टाइप हो गया मूड। हमारे और भी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम अपने एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे आगे। हम अपना पहला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमने टेबल क्रिएट कर दी इंस्ट्रक्टर नाम की, और ये जो आईडी है वो हमने लिखा है 4 5। नेम, उसका डेटा टाइप है varchar20, डिपार्टमेंट नेम varchar20, सैलरी न्यूमेरिक 62। अब ये जो 4 है और varchar है, इसमें डिफरेंस ही क्या है, क्योंकि दोनों ही तो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स है और ये वेरिएबल कैरेक्टर्स है। तो यहाँ हमने दिया है 4 5, तो मतलब 5 मेमोरी स्पेस होंगे। और अगर हमारी आईडी है 101, तो ये दोनों मेमोरी स्पेस खाली रह जाएंगे। लेकिन ये जो नेम है और हमने varchar दिया है 20, तो यहाँ पे 20 मेमोरी स्पेसेस नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने नेम दिया है रोहित, तो हमारा वो 5 मेमोरी स्पेस में ही स्टोर हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आईडी हमारी 10 भी है, तो हमारी 3 जो ब्लैंक स्पेस है वो नहीं हटेंगे, वो रहेंगे। और जो हमारा ये न्यूमेरिक 62 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 6 डिजिट्स हो सकते हैं, 8 8 1 2 6 9, और जो 2 डिजिट्स हैं वो डेसिमल के बाद होने चाहिए। तो इसी तरह की वैल्यूज ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो एसक्यूएल हमें क्या करता है, अलाउ करता है कि हम डिफाइन कर सके कंस्ट्रेंट्स को अपने कॉलम्स और टेबल्स पे। कंस्ट्रेंट्स हमें देते हैं कंट्रोल ओवर द डेटा इन टेबल्स। तो अगर कोई हमारा यूजर होता है, वो अटेम्प्ट करता है स्टोर करने की डेटा को, और वो वॉयलेट कर देता है हमारा कंस्ट्रेंट, तो एरर रेज हो जाती है। सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा है चेक कंस्ट्रेंट। अब हमने कहा था कि हम चेक कर सकते हैं कि एज बड़ी होनी चाहिए 25 से हमारे एम्प्लॉय डेटाबेस में। तो हम इस कंडीशन के लिए चेक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। अब चेक कंस्ट्रेंट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट, एज अ टेबल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की टेबल बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो एक तो न्यूमेरिक होगा, और हमें चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो उसका एक डेटा टाइप है, और ये हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसी तरह से अगर हम उसे टेबल कंस्ट्रेंट की तरह बना रहे हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे प्राइस न्यूमेरिक, और फिर बाद में हम लिख देंगे चेक, उसके अंदर प्राइस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर हम चेक को एज अ नेम कंस्ट्रेंट बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे हम। तो इससे क्या होगा, हम क्लैरिफाई कर सकते हैं एरर मैसेजेस को, और ये हमें अलाउ करेगा कि हम रेफर कर सके कंस्ट्रेंट को जब भी हमें उसे चेंज करने की जरूरत पड़े। तो उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे,
क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, हम यहाँ फिर से प्रोडक्ट की टेबल बना रहे हैं और प्राइस न्यूमेरिक है और हमने लिखा कंस्ट्रेंट वैलिड प्राइस, तो हमारे कंस्ट्रेंट का नाम अब है वैलिड प्राइस और ये हमारा कंस्ट्रेंट है। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे प्राइमरी की, फॉरेन की हम किस तरह से लगाएंगे अपने टेबल में। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंस्ट्रक्टर की टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आईडी है 45, नेम है varchar 20। हमने लिखा नॉट नल, मतलब कि नेम में हम नल नहीं लगा सकते, हम कोई खाली नहीं छोड़ सकते नेम को, हमें नेम में कोई ना कोई वैल्यू देनी ही होगी। और डिपार्टमेंट नेम क्या है, varchar 20। इसका डेटा टाइप सैलरी, न्यूमेरिक 82, प्राइमरी की है आईडी। अब जो फॉरेन की है वो रेफरेंस कर रही है आर को, तो मतलब जो इंस्ट्रक्टर टेबल है उसमें जो फॉरेन की है वो है डिपार्टमेंट नेम, और ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये प्राइमरी की होगी किस टेबल की, हमारे डिपार्टमेंट टेबल की। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल ऑर्डर्स और इसमें प्रोडक्ट नंबर तो इंटीजर्स है और वो रेफरेंस कर रहा है प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट नंबर, मतलब कि जो प्रोडक्ट नंबर है जो हमारी प्रोडक्ट्स टेबल है उसकी प्राइमरी की है और यहाँ पे वो फॉरेन की है ऑर्डर्स टेबल के अंदर। तो इसको लिखने के भी दो तरीके होते हैं, एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट और एज अ टेबल कंस्ट्रेंट। अब देखते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। अब इससे पहले हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट डिस्कस किया ही था, हमने कहा था कि हम नॉट नल लिख रहे हैं नेम के आगे, मतलब नेम नल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम इस एग्जाम्पल में भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम कह रहे हैं जो प्रोडक्ट नंबर है वो इंटीजर है और वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब वो नल ना दे दे कोई। अब जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है उसको हम हमेशा कॉलम कंस्ट्रेंट की तरह ही देते हैं। अब हम देखते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो यूनिक कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है कॉलम में या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स में वो यूनिक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रोज इन अ टेबल। अगर कोई यूनिक कंस्ट्रेंट रेफर करता है ग्रुप ऑफ कॉलम्स को तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अभी इसको समझते हैं, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक प्रोडक्ट टेबल बनाई है और उसमें जो प्रोडक्ट नंबर है वो इंटीजर तो है ही और वो यूनिक होना चाहिए, मतलब वो 1 2 3 4 सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। और ये जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है अपना, इसमें हमने कहा है कि अगर यूनिक कंस्ट्रेंट रेफर करता है ग्रुप ऑफ कॉलम्स को तो वो एक टेबल कंस्ट्रेंट की तरह यूज होना चाहिए और कॉलम्स लिस्टेड होंगे सेपरेटली। तो हमारे ए इंटीजर, बी इंटीजर, सी इंटीजर कॉलम्स हैं और यूनिक के अंदर हमने लिख दिया कि जो ए है और सी है इन दोनों की वैल्यूज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब ये हमारा होता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं अपने कॉलम को। तो जब भी न्यू रो बनती है और कोई भी वैल्यू नहीं होती किसी कॉलम के लिए तो उन कॉलम को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिखा है कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स नाम की और उसमें जो प्राइस है उसका डेटा टाइप तो है न्यूमेरिक और डिफॉल्ट वैल्यू है 9.99। और हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड है तो डिफॉल्ट वैल्यू नल मानी जाती है। थैंक यू।